नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के विषय विज्ञान के अध्याय 3 पदार्थ की संरचना के प्रश्न उत्तर को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं इनके उत्तर। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों की परमाणुकता क्या होगी। ठीक है, तो परमाणुकता को हम कैसे जानते हैं? किसी भी तत्व के सिंबल के नीचे जो संख्या लिखी होती है वो क्या होती है? उसकी परमाणुकता होती है। जैसे ऑक्सीजन के O के नीचे कितना लिखा है? 3। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता यहाँ पर कितनी है? 3 है। मतलब ये किसका अणु है? ओजोन का अणु है। उसी तरीके से ब्रोमीन Br, उसके नीचे कितना लिखा है? 2, यानी ब्रोमीन की परमाणुकता कितनी है? 2 है। तो आप फास्फोरस और सल्फर की परमाणुकता को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। फास्फोरस के नीचे कौन सी संख्या लिखी है? 4, और सल्फर के नीचे लिखी है 8। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, अणुसूत्र किसे कहते हैं। तो अणुसूत्र किसे कहते हैं? किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, जिससे तत्वों को व्यक्त करने का संक्षिप्त तरीका ज्ञात होता है, सूत्र या अणुसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। ठीक, अणुसूत्र के यहाँ पर कुछ उदाहरण भी हैं। पहला उदाहरण है O2, ये किसका अणुसूत्र है? ऑक्सीजन का। और दूसरा है Cl2, ये इसका किसका अणुसूत्र है? क्लोरीन का। उसी तरीके से यौगिकों का अणुसूत्र भी हम यहाँ देख सकते हैं, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र है, और H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। तो यहाँ पर एक से अधिक तत्व हैं, इसीलिए ये कौन सा अणु है? यौगिकों के अणु हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो रासायनिक समीकरण जो हम लिखते हैं उसको संक्षेप में किसी भी अभिक्रिया को दर्शाया जाता है वहाँ पर, और उससे कौन कौन सी जानकारियाँ यहाँ पर प्राप्त होती हैं उसको जो है हम लोग क्रमशः देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और इसको लिखने का तरीका ये होगा, सबसे पहले फॉर्मेट में, रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आप ऊपर के हेडिंग में लिखेंगे, रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सबसे पहली जो जानकारी है वो है अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं तथा प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब अभिकारक कौन से हैं, उत्पाद कौन से हैं, इस चीज़ की जानकारी हमको किससे होती है? किसी रासायनिक समीकरण से ही प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु अभिक्रिया करके उत्पादों के कितने अणु या परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हमको इस रासायनिक समीकरण से यह ज्ञात हो जाता है कि कितने अणु भाग ले रहे हैं और कितने अणु या परमाणु बन रहे हैं। तीसरा है अभिक्रिया किन परिस्थितियों में बनी है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया हो रही है उसके लिए हम कुछ ताप दे रहे हैं या किसी उत्प्रेरक का प्रयोग कर रहे हैं, या कोई भी विशेष परिस्थिति जिसमें यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसके बारे में जो है हम लोग वहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ अभ्यास के प्रश्न है जिसमें हम लोग सही जोड़ी मिलाएंगे। तो जैसे कार्बन है, ठीक, कार्बन को हम किसका सही जोड़ी हमको मिलाना है? तत्वों के नाम तथा संकेतों का। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, कार्बन। कार्बन को किससे दर्शाते हैं? C से। सल्फर को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल S से। क्लोरीन को किससे दर्शाएंगे? Cl से। मैग्नीशियम को किससे दर्शाएंगे? M और स्मॉल g से। मैग्नीज को, जिंक को किससे दर्शाएंगे? Zn से। मैग्नीज को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल M और स्मॉल n से। सोडियम को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल N और स्मॉल a से। गोल्ड को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल A और स्मॉल u से। आयरन को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल F और स्मॉल e से। और पोटेशियम को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल K से। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जितने भी तत्व लिखे हैं, 10 तत्वों के नाम लिखे हैं, उनके संकेतों की सही जोड़ी जो है आप लोग अपनी पुस्तक में या कॉपी में इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि संकेतों को आप लिखकर, और उसका क्या कहते हैं, संकेत का कौन सा नाम है, जैसे Cl लिखे, कैपिटल C स्मॉल l, और उसके बाद में आप उसको बोल के कि ये क्या है, क्लोरीन है, उस संकेत को आप कंठस्थ कर लीजिए। तो जब भी आप रसायन से संबंधित कुछ भी समीकरण वगैरह को पढ़ेंगे तो ये चीज़ जो है आपको हमेशा काम आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद में अभ्यास का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है तत्वों के नाम तथा परमाणुकता में सही संबंध जोड़िए। तो तत्वों के नाम दिए हैं एक तरफ उनकी परमाणुकता दी है। आइए उसकी सही जोड़ी को हम मिलाते हैं। सबसे पहला है आयोडीन। आयोडीन की
परमाणुकता कितनी है? 2। मतलब आयोडीन के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? 2 परमाणु होंगे। उसके बाद है सल्फर। सल्फर की परमाणुकता है 8। सल्फर के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? 8 परमाणु होंगे। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस की परमाणुकता है 4। फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? 4 परमाणु होंगे। और फिर है सोडियम। सोडियम की परमाणुकता है 1। मतलब सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसके एक अणु में एक ही परमाणु होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप परमाणुकता को और तत्व के नाम को जो है मैच यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हैं, उनको हमको क्या करना है? फिलअप करना है। सबसे पहला है खाली स्थान धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है? पारा। पारा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, तत्व केवल एक ही प्रकार के खाली स्थान से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर होगा परमाणुओं। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब कोई भी तत्व होगा उसमें परमाणु कैसे होंगे? एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। तीसरा प्रश्न है वायु एक खाली स्थान है। तो वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। मतलब यहाँ पर आपको क्या भरना है? मिश्रण शब्द को फिलअप करना है। वायु एक मिश्रण है। ठीक है, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसी बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। चौथा प्रश्न है पदार्थ खाली स्थान की गैसीय अवस्था को आसानी से दबाया जा सकता है। तो पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है उसको जो है दबाया जा सकता है, मतलब उसको कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और कंप्रेस करके गैस को क्या किया जा सकता है? किसी पात्र के अंदर जो है भरा जा सकता है। जैसे आपके यहाँ जो सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें गैस को कैसे भरा जाता है? दबाकर उसको भरा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरण लिखे हैं जिनकी संख्या 3 है, 1 2 3, और उनको हमको क्या करना है? संतुलित करना है। हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पहले भी सीख चुके हैं। दोनों तरफ क्या करना रहता है? अभिकारक और उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या को क्या करना रहता है? हमको संतुलित करना होता है। तो सब इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, जो अभिकारक है, अभिकारकों में मैग्नीशियम की संख्या है 1 और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या है 2, जबकि उत्पाद में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या है 1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी 1 है। तो हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे? जो उत्पाद है उसके सामने 2 लिख देंगे। तो अब ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो अब जो है जो अभिकारक है उसमें भी हम 2 लिख देंगे। तो 2Mg + O2 2MgO। ये क्या होगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ 2 मैग्नीशियम के परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ मिलके 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा? दोनों तरफ अणु परमाणु की संख्या को संतुलित करना होगा। जैसे दूसरे समीकरण में देखते हैं, नाइट्रोजन के परमाणु हैं 2 और हाइड्रोजन के परमाणु भी हैं 2, जबकि उत्पाद में क्या है? नाइट्रोजन के परमाणु हैं 1 और हाइड्रोजन के परमाणु हैं 3। तो जब हम इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले हमको किसको संतुलित करना होगा? हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करना होगा, है ना, क्योंकि अभिकारक में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो रही है, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो अभिकारक में हाइड्रोजन है उसके सामने हम 3 लिख देंगे, और जो उत्पाद में हाइड्रोजन है उसके लिए पूरे अणु के सामने हम 2 लिख देंगे। तो दोनों साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन की संख्या भी अपने आप संतुलित हो गई। नाइट्रोजन कितने थे? अभिकारक में 2 थे, और उत्पाद में भी अब देखिए नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या को मात्र संतुलित करने से हमारे अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो ये जो समीकरण था हमारा पूरा, वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित हो गया। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले अगर उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित है तो हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, और ऑक्सीजन नहीं है तो किसको संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, फिर अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरी अभिक्रिया में सल्फर के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में है 1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 3, जबकि उत्पाद में सल्फर के परमाणुओं की संख्या है 1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 4।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है, कुछ विषम आ रही है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे हमने समीकरण 2 में किया था हाइड्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए सामने अणु संख्या को परिवर्तित किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम अणु संख्या को परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले हम अभिकारक की जो संख्या है उसमें लिख देंगे 2। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 गुणित 3 बराबर 6 हो जाएगी। और दूसरी तरफ 4 परमाणु है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 उसके सामने भी अणु संख्या 2 लिख देंगे। तो वहाँ पर ऑक्सीजन 4 और जो ऑक्सीजन का एक अणु अलग से बन रहा है वो 2, यानी कुल 6 ऑक्सीजन दोनों साइड जो है संतुलित हो गए। तो इस तरीके से हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप तीनों रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके जैसे अन्य बच्चे जो घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और अवश्य हमारे चैनल के साथ जुड़ें, जिससे आपको नए नए वीडियोस की जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती रहे। और अभी हमने कुछ दिनों से एक नई जीके करंट अफेयर की सीरीज निकालना शुरू किया है, जो प्रतिदिन आपको हमारे वीडियो पर प्राप्त होती रहेगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे सभी वीडियो को देखते रहिए। बहुत सारे हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। धन्यवाद। आपकी होस्ट, थैंक यू।